नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। गैंगस्टर संपत नेहरा ने एक बार फिर जेल में बैठकर दहशत फैलाई है। चूरू जिले में बंद संपत नेहरा के इशारे पर उसके गुर्गों ने दिन दहाड़े शोरूम में गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक हथियारों से लैस होकर आए 4 बदमाशों ने एक शोरूम में वारदात को अंजाम दिया। क्रेटा कार में सवार होकर आए 4 बदमाश ग्राहक बनकर शोरूम में दाखिल हुए और कुछ देर बाद मौका पाते ही एक बदमाश ने वीडियो कॉल पर संपत नेहरा से शोरूम मालिक की बात करवाई। इतने में एक बदमाश ने शोरूम मालिक के हाथ में पकड़े हुए 10,000 रुपए छीन लिए। बताया जा रहा है कि संपत नेहरा पिछले कई दिनों से शोरूम मालिक को फोन कर लगातार धमकी देने के साथ ही फिरौती की मांग कर रहा था। जब शोरूम मालिक ने फोन उठाना बंद कर दिया तो संपत नेहरा के गुर्गे धमकी देने पहुंच गए। सूचना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर संपत नेहरा ने 5 जनवरी और 12 जनवरी को भी फोन किया था, लेकिन शोरूम मालिक ने कॉल को गंभीरता से नहीं लिया था, जिससे नाराज होकर गैंगस्टर ने अपने गुर्गों को भेज दिया। जरा देखिए जालौर के उस विद्यालय को जहां शिक्षा देने के बदले छात्रों से खाना बनवाया जाता है, बर्तन धुलवाए जाते हैं, उनसे अवैध वसूली की जाती है। न्यूज 18 राजस्थान के पास देवनारायण राजकीय उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसमें छात्र बर्तन धोते देखे जा सकते हैं। अव्यवस्थाओं से परेशान बच्चों का सब्र आखिर टूट ही गया। 10वीं 11वीं के 16 बच्चे दीवार फांद कर स्कूल से भाग गए। सर्द रात में सफर करते हुए तड़के 4 बजे जालौर पहुंचे और सुबह कलेक्टर नम्रता के सामने हाथ जोड़कर पेश हुए। विद्यार्थियों ने पेट भर भोजन नहीं देने, खाना बनवाने, बर्तन धुलवाने, अवैध वसूली समेत कई गड़बड़ियों की शिकायत की। बच्चों ने 3 पेज का पत्र सौंपकर वार्डन बद्रीलाल चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए फरियाद की कि तुरंत न्याय दिलाओ, नहीं तो स्कूल नहीं जाएंगे। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रानीवाड़ा एसडीएम और समाज कल्याण के सहायक निदेशक को स्कूल भेजा। इन अधिकारियों को आवासीय स्कूल में वाकई कई गड़बड़ियां मिली। फिलहाल वार्डन को हटाकर लेक्चरर को चार्ज दे दिया गया है। इस स्कूल में करीब 250 बच्चे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम पार्क में पहुंचती है तो कैमरा देखकर लोग भागने लगते हैं, लेकिन पीछे जमीन पर पड़े ताश के पत्ते सारी कहानी बयां कर देते हैं। जी हां, कोटा का माधवराव पार्क जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। पूरे दिन यहां जुआरियों का जमावड़ा लगा रहता है। ये हाल तब जब इस पार्क से महज 400 मीटर की दूरी पर गुमानपुरा थाना है। जुआरियों की वजह से लोगों ने इस पार्क से दूरी बना ली है। पार्क के पास ही छावनी का मुख्य चौराहा भी है, जहां हर वक्त पुलिस जाब्ता रहता है, लेकिन लगता है जुआरियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। ताश की तस्वीर आप देख सकते हैं कि बकायदा यहाँ जुआ चलता है। पुलिस थाना जो है यहाँ का गुमानपुरा थाना, वो महज 300 मीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने जैसे ही कैमरा चलते हुए देखा, सब यहाँ से तितर बितर हो गए, भाग लिए यहाँ से। सबको पता है ये चलता है, बाकायदा ये जुए का अड्डा बन चुका है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ होता है। बूंदी के छोटे से गांव कोरमा में जन्मे गुजरी के लाल ने वो कमाल कर दिखाया कि पूरा जिला देखता रह गया। जमाना मिसालें देते नहीं थक रहा। विक्रम गुर्जर ने एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा में प्रदेश में सबसे अधिक अंक हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उदयपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले 5 वर्षों से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा ये विक्रम वही है जिसकी कामयाबी पर नैनवा के निवासियों को गर्व है। विक्रम के एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा में 800 में से 603 अंक प्राप्त किए हैं। सामान्य परिवार में जन्मे विक्रम गुर्जर ने इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता, गुरुजनों और साथियों का आभार जताया है। पिछले साल हुई फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम में मैंने मेडिसिन सब्जेक्ट में पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी मुझे गोल्ड 26 जनवरी को गोल्ड मेडल देने जा रही है। विक्रम को उदयपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ज्यादा नंबर आया तो गोल्ड। खुश आप? खुश अपन गांव का रहने वाला।
हाँ तो गाँव आपके घर में सब पढ़े लिखे हैं? हाँ सब पढ़े लिखे थे, पूरे बैठे आ रही सब टीचर से। क्या? हाँ छोटा सा गांव से निकल रहे गया था वो। फाइनल ईयर हो गया और फाइनल ईयर में उसके सबसे अधिक अंक मिले मेडिसिन में। गोल्ड मेडलिस्ट के लिए वहाँ से लेटर आया मेरे पास, 26 जनवरी को उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। देश भर में रेलवे का जहां लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। साल 2021 से 22 में 305 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के मुताबिक साल 2021 से 22 में 15 जनवरी तक 305 किलोमीटर रेलखंड के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा किया गया है। वहीं रेलवे की ओर से 2023 तक सभी रेल लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम किया जा रहा है। अब तक कुल 2489 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा के कुशल नेतृत्व में रेलवे में विद्युतीकरण का कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक उत्तर पश्चिम रेलवे पर लगभग 2500 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है और इस वर्ष अभी तक 305 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। पहले कोयले और अब डीजल पर चल रही रेलों का पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन होने से न केवल रेलवे को बल्कि पर्यावरण को भी कई तरह से लाभ है। ईंधन आयात पर निर्भरता घट रही है और डीजल इंजन के धुएं से होने वाले प्रदूषण से भी निजात मिल रही है। ये वही जवान है जो दिन रात 24 घंटे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि आप अपने मुकाम तक महफूज पहुंच सकें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं रेलवे ट्रैकमैन की, जिनके कंधे पर 1.5 लाख किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का जिम्मा है। इनके लिए ये ट्रैक ही इनका घर द्वार है, ये ट्रैक ही इनका संसार है। तभी तो इन्हें कड़ाके की सर्दी की भी कोई फिक्र नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है सर। इसमें क्या है कि हमारी 23 बजे से सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक की ड्यूटी रहती है सर। तो जितनी भी ट्रेनें गुजरी इसकी रक्षा करने का हमारा दायित्व है सर। तो इसमें क्या है, हमको ये जो जॉइंट है आपको दिख रहा होगा क्रॉसिंग आगे साहब, इनके बोल्ट वोल्ट होते हैं, तो बोल्ट वोल्ट चेक करना कहीं लूज है। इनके लिए किसी भी तकलीफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार ड्यूटी लग गई फिर कोई तूफान भी इन्हें नहीं रोक सकता। एक ट्रैकमैन एक रात में करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे ट्रैक की रक्षा करता है। दरअसल हर 2 किलोमीटर पर एक ट्रैकमैन मौजूद रहता है, जो ट्रेन गुजरने से पहले इस बात को सुनिश्चित करता है कि पूरा ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित है। 2 किलोमीटर के ट्रैक को 6 बार रात में चेक करना होता है। एरिया होता है दो लोगों में, तो ये हमको टोटल 12 किलोमीटर इवनिंग 23 बजे से मॉर्निंग 7 बजे तक हमको ये 12 किलोमीटर का एरिया तीन राउंड में देने पड़ते हैं सर। तो ये सर या कोई सी भी सर्दी हो सर, 4 डिग्री की हो या 0 की हो, कुछ भी हो सर, ये हमारा दायित्व है कि हमको करनी। कहते हैं कि नारी अगर सोच ले तो वो कुछ भी कर सकती है। कुछ इस तरह की सोच के साथ डूंगरपुर शहर की कुछ नारियों ने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने की ठान ली। नगर परिषद की सह संस्था उन्नति सेवा संस्थान की महिलाएं पॉलिथीन मुक्त शहर अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई हैं। नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित के निर्देश पर महिलाएं कपड़ों की थैलियां बना रही हैं ताकि शहर पॉलिथीन से मुक्त हो जाए। संस्थान की महिलाएं एक दिन में 1000 थैलियां बना रही हैं। संस्थान से जुड़ी 25 से ज्यादा महिलाएं इस काम से जुड़ी हैं। लगभग 20-25 औरतें ऐसी जो काम करती है, वो थैलियाँ बनाती है, रोजाना सप्लाई हो जाता है मार्केट में। और यहाँ ये प्लास्टिक मुक्त से ये डूंगरपुर की वो बहुत वो मिल गई है, जो प्लास्टिक यूज़ नहीं हो रहा है और ये कपड़ों की थैलियाँ ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके लिए हमारे नगर परिषद के सहयोग से 25 महिलाएं का एक सिलाई केंद्र चल रहा है। वहाँ पे पर डे 1000 थैलियाँ कपड़े की तैयार की जा रही है। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ ने भी शहर के लोगों से अभियान में सहयोग देने की अपील की है। कोविड से बचने का तरीका है लगवा लीजिए टीका है। कोरोना को हराने के लिए शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए यानी 100% वैक्सीनेशन को लेकर अब पाली जिले में चिकित्सा विभाग नवाचार कर रहा है। यहाँ रात में भी शिविर लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। नाइट वैक्सीनेशन शिविर में शाम 5 बजे से रात 9 बजे लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं।
इस दौरान उन्हें दूध भी पिलाया जा रहा है। इसके अलावा गाँव और कस्बों में वैक्सीनेशन जागरूकता रथ भी चलाए जा रहे हैं। जिले में 13 रथ चल रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल टीम भी है जो हाथों हाथ लोगों को वैक्सीन लगा रही है। जिले में अब तक 90% लोगों ने पहली डोज लगवा ली है। इसके साथ ही 80% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। दूध पिलाने की जो सर्दी का मौसम है, इसमें गर्म दूध पिलाने की व्यवस्था भी की है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। साथ में जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न समाज के संगठनों का भी हमें इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सरकार के मुफ्त इलाज के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मामला देहरा के सिविल अस्पताल का है, जहां लूट मची है। मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उनका मुफ्त इलाज नहीं हो रहा। ताजा मामला मोहलगांव के राजमिस्त्री सुशील कुमार का है। दिहाड़ी विशेषज्ञ ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, मरता क्या नहीं करता। सुशील को सरकारी अस्पताल में ही पैसे उधार लेकर 24,000 रुपए से इलाज कराना पड़ा, लेकिन उसका इलाज यहाँ नौसिखिए करते रहे। नतीजा यह हुआ कि हाथ सूख कर लकड़ी हो गया। जब सुशील दोबारा हाथ दिखाने अस्पताल गया तो उसे कहा गया कि आपका हाथ काटना पड़ेगा। यह सुनकर सुशील के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद हार कर सुशील कुमार ने निजी अस्पताल में अपना हाथ दिखाया तो उसकी जान में जान आई। सुशील का इलाज चल रहा है और उसकी हालत में भी सुधार है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के बेसहारा पशुओं की अनदेखी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने बेसहारा छोड़े गए पशुओं में लगे टैग से मालिकों की शिनाख्त कर ली है और ऐसे 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। बता दें कि मनाली के साथ लगते गौसदन में कुछ दिन पहले काफी संख्या में पशुओं ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद से मनाली प्रशासन सतर्क और सख्त हो गया है। हालांकि मनाली प्रशासन ने दिसंबर महीने में 290 पशु मनाली से कटराई भेज दिए थे, लेकिन जनवरी से पहले सप्ताह फिर से रागड़ी में पशुओं की संख्या बढ़ गई है। SDM मनाली की अध्यक्षता में पशुओं के संरक्षण को लेकर बैठक हुई, जिसमें BDO नगर, पशुपालन विभाग, नेशनल हाईवे, नगर परिषद सहित समस्त सदस्यों और मनाली के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के बाद SDM मनाली ने बताया कि मनाली में पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले 5 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। उन्होंने घाटी के लोगों से आग्रह किया है कि जिन भी लोगों ने गौसदन में अपने पशु छोड़े हैं उन्हें वापस ले जाए, नहीं तो शिनाख्त होने पर प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। SDM ने पंचायत प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि पशुओं को बेसहारा बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाए और पंचायत के हर पशु की गिनती की जाए और टैग लगाए जाए। विधानसभा चुनाव में शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। छापामार कार्रवाई के अलावा पुलिस ने इस पर नियंत्रण के लिए तकनीकी खाका भी खींचा है। ड्रोन कैमरों की मदद से भी कच्ची शराब के ठिकानों पर निगरानी कराई जा रही है। इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आई है। पुलिस ने कच्ची शराब के अवैध धंधे का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने कच्ची शराब के अड्डे पर दबिश देकर 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है और मौके से 700 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। मिली जानकारी के मुताबिक राजघाट थाना के चक्रा अलवर इलाके से कच्ची शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने बताया है कि चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया गया है। इसी कड़ी में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 कारोबारियों को गिरफ्तार करने के साथ कच्ची शराब बनाने का सामान भी जब्त किया है। सुनील, लोरिक, अमरजीत, राम सुहेल, इनके पास से 700 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3.5 किलोग्राम यूरिया और 16 किलोग्राम नौसादर भी मिला है। इन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। इनकी मुकदमा अपराध संख्या 22-23/2022, धारा 272 और 60(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा लोगों को डरा रहा है, लोगों को फिर से घर के अंदर रहने को मजबूर कर रहा है। वहीं लापरवाही का आलम देखिए कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद स्वास्थ्य कर्मी कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर अनदेखी कर रहे हैं। संक्रमण से बेपरवाह होकर बिना PPE किट पहने ही लोगों की कोरोना जांच कर रहे हैं। परेशान करने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई हैं। जी हां, गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां बिना PPE किट पहने कोविड की जांच की जा रही है, जबकि कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिले में कोविड की जांच के दौरान पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को खुद को सुरक्षित न रख पाना उनकी बड़ी लापरवाही है। जब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मरीजों का भला क्या होगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 200 करोड़ की लागत से बने धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का उद्घाटन किया। धर्मशाला स्काईवे नाम से बने इस रोपवे के माध्यम से अब पर्यटन नगरी धर्मशाला से दलाई लामा की नगरी मैक्लोडगंज का 9 किलोमीटर का सफर सिर्फ 5 मिनट में तय होगा। इस प्रकार सैलानियों को जाम से भी छुटकारा मिलेगा और वे धर्मशाला शहर की खूबसूरती को आसमान से भी निहार सकेंगे। कोतवाली के मैक्लोडगंज तक रोपवे से एक तरफ के 340 रुपए और अप डाउन करने के लिए 500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने रोपवे का उद्घाटन कर हजारों लोगों की सुविधा दी है। रोपवे का सफर करने वाले यात्रियों को दोनों टर्मिनल पर खाने पीने के लिए कैफेटेरिया बनाए गए हैं, साथ ही पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक इटली की कंपनी की मदद से बनाई यह रोपवे एक ट्रॉली में 8 लोगों को धर्मशाला के मैक्लोडगंज पहुंचाएगा। रोपवे में 18 ट्रॉलियां स्थापित की गई हैं। 1 घंटे में करीब 800 लोग सफर का आनंद ले सकते हैं। बिना गियर वाले इस रोपवे का सफर बेहद ही सुरक्षित है। इससे समय के साथ बिजली की भी बचत होगी। अपराधियों पर नकेल कसने और राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए हरदम तैयार रहने वाले पुलिस कर्मियों को आज भी मुश्किल हालातों में जीवन बिताना पड़ रहा है। मधेपुरा में कानून की रखवाली करने वाले पुलिस कर्मियों की हालत तो कुछ ज्यादा ही बदतर दिखाई दे रही है। पुलिस लाइन का निर्माण नहीं होने के चलते पुलिस के जवान कभी छात्रावास तो कभी सरकारी गोदाम में रहने को मजबूर हैं। अपराधियों के मन में डर पैदा करने वाले पुलिस के इन जवानों को सांप और बिच्छुओं से ज्यादा डर लगता है। पुलिस लाइन के निर्माण में हो रही देरी का खामियाजा पुलिस के अधिकारियों को नहीं बल्कि इन जवानों को ही भुगतना पड़ रहा है। दशकों से ये जवान सिंहेश्वर सिंह स्थित बाजार समिति के जर्जर गोदाम में रहने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में इन जवानों की जिंदगी तिरपाल के सहारे कटती है। कई दशकों से मधेपुरा में पुलिस लाइन का काम लंबित है, जिसके कारण जवानों को मुश्किल हालात में रहना पड़ रहा है। देश में एक बार फिर कोरोना की दहशत है। इस बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में वैक्सीनेशन की स्पीड एक बार फिर बढ़ा दी गई है। विशेष टीकाकरण अभियान के तहत पहले और दूसरे डोज से वंचित रहे लोगों का घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां पाले बैठे लोगों को समझा बुझाकर टीके लगाए जा रहे हैं। बिहार के बलिया में एक व्यक्ति कोविड वैक्सीन की डोज नहीं लेने की जिद करते हुए पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद प्रशासन के लोगों ने व्यक्ति को पेड़ से नीचे उतारकर उसे कोविड वैक्सीन की डोज लगाई। ये तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। जरा सोचिए, जिस टीके से बचने के लिए लोग तमाम तरह के जतन कर रहे हैं, उसके लिए कितनी कोशिश की गई थी। कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अपनी जान पर खेलकर ये वैक्सीन बनाई, ये टीका इजाद किया। इसलिए हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो न सिर्फ खुद टीका लगवाए बल्कि दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए कन्विंस करे। वसंत पंचमी के मौके पर आयोजित होने वाली सरस्वती पूजा के लिए विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्तियों का निर्माण शुरू हो चुका है। गिरिडीह में मूर्तिकार अभी से ही मूर्तियों का निर्माण करने लगे हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार रतनलाल पंडित छात्रों की मांगों के अनुसार मूर्तियों के निर्माण को मूर्त रूप देने में जुट गए हैं। गिरिडीह के सरिया प्रखंड निवासी रतनलाल पंडित करीब 55 सालों से विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का असर मूर्तियों पर भी पड़ रहा है। पहले के मुकाबले मूर्तियों की डिमांड कम हो गई है। इनकी तैयार मूर्तियों को खरीदने के लिए कोडरमा, धनबाद, देवघर और हजारीबाग से भी लोग आते हैं। उनका कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई का असर मूर्तियों के दामों पर भी पड़ा है। पुआल, मांस और रंगों की लागत में बढ़ोतरी के चलते मूर्तियों की कीमत में वृद्धि हुई है, जिससे कारोबार पर असर पड़ा है। लेकिन आज के दौर में भी सरस्वती पूजा छात्रों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में तीरंदाजी की परंपरा सदियों पुरानी है। जिले के रोपा घाटी में तीरंदाजी तब खेली जाती है जब स्थानीय देवी देवता स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं। हालांकि घाटी के हर गांव में अपने स्तर पर मान्यता के अनुसार तीरंदाजी खेली जाती है, लेकिन तस्वीरें जिले के रूशकलंगर गाँव में इन दिनों तीरंदाजी खेली जा रही है। स्थानीय देवी टुंगमा जी स्वर्ग प्रवास पर हैं। लोगों का मानना है कि देवी के आशीर्वाद से ही ये खेल खेला जाता है। खेल के लिए 4 टीमें बनाई जाती हैं। टीम का एक कप्तान होता है, जिसके दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होता है। लोगों ने बताया कि देवी जी के स्वर्ग प्रवास के साथ ही तीरंदाजी शुरू होती है। देवी की स्वर्ग वापसी के साथ ही
इस खेल का समापन भी हो जाता है। मान्यता है कि स्थानीय देवी जी के स्वर्ग प्रवास पर जाते ही उनकी अनुपस्थिति के दौरान बुरी शक्तियों के प्रकोप को नष्ट करने के उद्देश्य से गांव में तीरंदाजी का आयोजन होता है। वहीं जीत हार का फैसला देवी जी के स्वर्ग वापसी के बाद दावत और लोक नृत्य का आनंद लेते हुए होता है। एक तरफ कोरोना महामारी के कारण रोजगार छिन जाने के चलते लोगों को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है, लेकिन सिमडेगा की ये महिलाएं कोरोना के प्रभाव से बेअसर हैं। खुद के व्यवसाय से महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, बल्कि खुद को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। सिमडेगा के ठेठई टांगर की रहने वाली इन महिलाओं का जीवन बदलने लगा है। अमृत स्वयं सहायता समूह का गठन कर मिनरल वाटर प्लांट को चलाने वाली 12 महिलाएं हर महीने 30,000 रुपये तक की कमाई कर रही हैं। इनकी कमाई शादी के सीजन में और अधिक होती है। इन्हें न तो बाजार की चिंता है, न ही उत्पाद के खराब होने का। इन महिलाओं के हौसले को जानने के बाद जिला उपायुक्त खुद ही महिलाओं के बिजनेस मॉडल को देखने पहुंचे और समूह बनाकर व्यवसाय कर रही महिलाओं की तारीफ की। डीसी ने जोराम पंचायत में बीज से तेल निकालकर उसका कारोबार करने वाली महिला सुनीता देवी से भी मुलाकात की और महिला को सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। अब खबर विदेश के कुछ जरूरी खबरों पर। नेपाल के सुनसरी में चल रहे एक महोत्सव में भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव के नहीं पहुंचने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। खबर है कि नेपाल पुलिस ने कोरोना नियमों का हवाला देकर खेसारी लाल यादव को वहां जाने से रोक दिया, जिस पर महोत्सव में आए लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने वहां जमकर हिंसा की। बेकाबू भीड़ ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया। कोई कारों की छतों पर चढ़कर हंगामा करता दिखा तो कोई इन गाड़ियों की दरवाजों को तोड़ता नजर आया। इससे भी जब इन लोगों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ियों को के हवाले कर दिया। उपद्रव पर उतारू भीड़ का गुस्सा यही नहीं थमा और उसने वहां बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों को भी चकनाचूर कर दिया। हिंसा की जानकारी मिलते ही नेपाल पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव ने इस हिंसा पर दुख जताया और उन्होंने इसका ठीकरा आयोजकों पर फोड़ा है। आज इन लोगों की वजह से लोगों के नजर में मेरी छवि खराब हुई। लोगों के नजर में लगा कि खेसारी लाल यादव आया ही नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक आदमी ने पुलिस पर उसके घर को सील करके उसे परेशान किए जाने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में मदद की गुहार लगाई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें काफी लोग खड़े नजर आ रहे हैं। तभी एक आदमी ने बोलना शुरू किया। उस आदमी ने वहां के SHO पर आरोप लगाया और कहा कि SHO ने उसे और उसके परिवार को इतनी ठंड में घर के बाहर निकाल दिया है। वह बार बार कहता है कि वहां का प्रशासन उसके घर में अंदर जाकर रिकॉर्ड चेक कर ले। वो कहता है कि ये घर उसका है और उसके अपने लोगों का है, किसी पुलिस का या किसी के बाप का नहीं। इस दौरान उसने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देने की बात कही। कहा कि प्रधानमंत्री अपने लोगों के साथ दे और यहाँ के प्रशासन को सबक सिखाएं।